चलिए भाई, पिछली क्लास के अंदर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे और आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर जब हमने बात की थी तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था ग्रुप के अंदर, और ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था 13th ग्रुप, 14th ग्रुप। ठीक है, 14th ग्रुप में आते आते लास्ट में चेंज हुआ था, सिर्फ लेड ऊपर आ गया था टिन से। बाकी 15, 16, 17 में जो ऑर्डर है वो सेम चलेगा जैसा नॉर्मल ट्रेंड होता है, वहां कोई लफड़ा नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं अपन कि ग्रुप की बात चल रही थी तो डी ब्लॉक के अंदर बात करते हैं अब। इसको हमने कहा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहा था अपन ने सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहा था थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहा था 3D सीरीज, इसको कहा था 4D सीरीज, और इसको कहा था 5D सीरीज। क्लियर? अब अगर आपसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो आप देखिएगा जरा कि ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में नीचे आ रहा है, ग्रुप में नीचे आ रहा है, ग्रुप में नीचे, ग्रुप में नीचे आ रहा है। ग्रुप में नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। लेकिन पिछली क्लास में जब आपको रेडियाई पढ़ाया था तब उस रेडियाई में आपको ये बताया था कि ऊपर से नीचे आने पर जब यहां से यहां आ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से यहां आने पर 4F का शील्डिंग पावर कम हो जाता है, 4F का शील्डिंग पावर कम हो जाता है, और अगर 4F का शील्डिंग पावर कम हो जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए साइज जो था वो साइज भी इन दोनों के आसपास बराबर आ जाता है, यानी कि इसके ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है, अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। इसका मतलब 3D और 4D में 4D का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, आया ना? गलत। 3D और 4D में तो 3D का ही ज्यादा होगा ना, नीचे आने पर घटेगा, लेकिन 4D और 5D में बात करेंगे तो इसका ज्यादा होगा। और रीजन आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। क्लियर सबको? अब देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर Ag और Au में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो कॉपर और Ag में तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर का, लेकिन Ag-Au में भी इसका Au का। बट अगर आपसे ऑर्डर फाइनली पूछे कि इन दोनों में भी ज्यादा किसका, ये तो समझ में आ गया कि कॉपर का इससे ज्यादा होगा और इसका, इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों में पूछे तो किसका ज्यादा होगा, तो फिर गोल्ड का ज्यादा होगा क्योंकि 4F आ गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, कि इस तरह से आप आयनाइजेशन एनर्जी देंगे 4F की वजह से। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप वापस से रेडियाई में जाएंगे, वहां पर मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था, उसको समझेंगे। और जब आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते ही क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। क्लियर सबको? चलिए, ये आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो गई। अब आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी एक तरह से हम समाप्त कर चुके हैं। अब आते हैं सवाल, क्योंकि बिना सवालों के आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा। जैसे आपसे पहला सवाल पूछेगा वो,
ये आपका आयन एनर्जी 1 आएगा, ये आयन एनर्जी 2 आएगा और ये आयन एनर्जी 3 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से ध्यान देकर के देखें अगर कि ये आयन एनर्जी 1 है, ये आयन एनर्जी 2 है और ये आयन एनर्जी 3 है, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर हम 1s2 2s2 2p 6 3s1 आएगा। यहाँ आपका क्या आएगा 1s2 2s2 2p 6, जबकि यहाँ देखोगे 1s2 2s2 2p 5। क्लियर? अब आप दिमाग की बत्ती जलाएं। अगर आप यहां देखते हैं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें से निकाला, यहां जब निकालेंगे तो यहां इनर्ट गैस आ जाएगा, इनर्ट गैस में निकालेंगे तो ये बनेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो अब आपको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली सबसे ज्यादा होगी। आप दिमाग लगाए, 1 2 3 आप लगाएं यहाँ पे फटाफट जल्दी से। यस, सोचो। हो गया? देखो इधर तो आंसर आएगा 3 2 1 और यहां लिखना है ऑलवेज। कॉन्फ़िगरेशन का यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉन्फ़िगरेशन का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बोला जल्दी बताओ? कॉन्फ़िगरेशन का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा बोलना, कॉन्फ़िगरेशन का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था यह है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इसमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो जब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में से आप कंपेयर करते हैं तो जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो अगर आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करने पर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन वहां पर नहीं लग रहा होता। कॉन्फ़िगरेशन तो तब लगता है जब अलग अलग एटम हो। जैसे अगला सवाल ये, अब अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तब आपको कॉन्फ़िगरेशन लगाना है कि ये ज्यादा होगा। क्लियर सबको? यहां नहीं, ये अलग एटम है, ये अलग एटम, ये हाफ फील्ड ज्यादा होगा, इससे ये कंपैरिजन यहां होगा, यहां नहीं होगा। यहां तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, और इसीलिए मैंने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बोला था ऑलवेज। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती कुछ भी साला इसका। क्या बोला जल्दी बताओ? अरे दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती बे, कोई फैक्टर साला नहीं करेगा। अरे फैजल आ गया तब भी कुछ नहीं होगा साला, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तेरा फैजल भी यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ यही ऑर्डर आएगा, चाहे दुनिया का कोई भी फैजल आ जाएगा। समझ गया? ऑलवेज ऑलवेज वहां पे हाफ फील्ड आएगा। क्लियर सबको? नोट कर लो फटाफट। क्लियर? अगला सवाल,
करो, कंपेयर करो। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा ये। यहां से आप देखो ए और बी की बात करते हैं अपन, तो फिर से वही सवाल दे दिया मैंने, सक्सेसिव वाला। ऐसा नहीं लग रहा इसमें से निकाल रहे हो आप? तो जब आप इसमें से निकाल रहे थे तो यहाँ 3s1 था, यहां निकाला तो लास्ट में आते थे 1s2 2s2 2p6 हो गया। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलेगी। ए और बी में काम करोगे तो ए का ज्यादा होगा या बी का? ऑब्वियसली बात है बी ज्यादा होगा सक्सेसिव में। सी और डी भी सक्सेसिव लग रहा है, एक साथ उधर जा रहे हैं, तो सी और डी कहां गया? ये रहा, सी और डी में भी डी ज्यादा होगा, सक्सेसिव है। अब आया कंपैरिजन ए और सी का, दिमाग लगाते हैं अब। यहाँ 3s1 है, इसका आउटर शेल में आएगा 3s2, तो दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ 3s1 आ रहा है, यहाँ 3s2 आ रहा है, दिमाग की बत्ती जली। यहाँ 3s1 आ रहा है, यहाँ 3s2 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो आपको पता है ये फुल्ली फिल्ड है तो इसी का ज्यादा होगा, यानी कि सी और ए में कौन ज्यादा होगा? सी। अब बात आई बी और डी की। बी और डी में देखोगे आप तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 2p6 से, और जबकि यहाँ लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। 1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और यहां से निकालना मुश्किल है क्योंकि 2p6 है। 2p6 मतलब फुल्ली फिल्ड, यहां आसानी से निकलेगा। तो बी और डी में से किसका ज्यादा होगा? बी का। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि सक्सेसिव में क्या डिफरेंस है और कॉन्फ़िगरेशन कब देखते हैं। आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं इस सवाल से? सक्सेसिव और कॉन्फ़िगरेशन मैंने दोनों को मिक्स करके नया सवाल बनाया। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बताया मैंने? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यही आईडी है। चलिए, तो इस सवाल से आपके सक्सेसिव और कॉन्फ़िगरेशन दोनों का जो डाउट है वो खत्म। ठीक, जिसका डाउट रह जाए वो दोबारा इस वीडियो को सुनना, दोबारा लेक्चर देखना, इसका आपका डाउट क्लियर होगा क्योंकि मैंने वो डाउट इंक्लूड कर लिया अपने एक्सप्लेनेशन में। इसके बाद भी अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं फिर। ये हाइपोथेटिकल एटम मान लिया मैंने, और इस हाइपोथेटिकल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लिख दी हाइपोथेटिकली, मतलब हाइपोथेटिकल कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है। अब आपको यहां पर क्या क्या सवाल पूछा है? पहला, ये सब लिख के देने के बाद पूछेगा फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एलिमेंट। दूसरा सवाल पूछ रहा है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए। Find the oxidation state of A, stable oxidation state. Find the stable oxidation state of A. ठीक है, अगला फाइंड द ग्रुप ऑफ ए एलिमेंट, कि आखिर ये कौन से ग्रुप का है।
फाइंड द ग्रुप ऑफ ए एलिमेंट। अब अगर हम यहां पर बात करें इसकी, तो ये सवाल कैसे करेंगे, ये पैराग्राफ बन गया एक तरह से देखा जाए तो। ये क्या बन गया है, पैराग्राफ। और अगर ये पैराग्राफ बन गया है तो इस पैराग्राफ से अपन बात करें आगे तो क्या होगा जरा देखना। पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप। अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर शेल, सबसे बाहर वाला शेल। बाहर वाला शेल जो है, जैसे मान लीजिए अपने एक एलिमेंट लिखा A, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये आपका कहलाएगा जैसे आउटर शेल। अब कई बच्चे मुझसे डाउट पूछ लेते हैं सर आउटर शेल 3s को बोलेंगे या 3p को। भैया s और p तो सब शेल होते हैं बे, s और p तो सब शेल होते हैं रे, s और p तो सब शेल होते हैं, s और p तो सब शेल होते हैं। ये क्या है, शेल। तो शेल तो थर्ड है, थर्ड शेल। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। तो आउटर शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो वैलेंस शेल या आउटर शेल एक ही बात है। वैलेंस शेल और आउटर शेल एक ही बात है, और यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्लियर है। तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा इसमें से अगर आप देखो तो, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 3 आयनाइजेशन एनर्जी इजी दे रखी है, 10 12 14, यानी 3 तक। आप देखो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है। इस बात से आपको पता कैसे चल रहा है कि आसानी से निकल रहा है, क्योंकि आयनाइज एनर्जी का डिफरेंस कम आ रहा है। देखिए जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला, देखो आपने अचानक से आयनाइज एनर्जी बढ़ गई। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते आयनाइज एनर्जी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि यहां से निकालना पड़ेगा वो 2p6 से, और 2p6 से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सट्रीम स्टेबल हो गया। एक्सट्रीम स्टेबल हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आएगा। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आंसर देना है आपको 3, कैसे पता चल गया ये बताओ पहले आप। सिंपल है, 10 12 14 देखा तो 3, तीसरे तक आसानी से निकल रहा है। तो यानी तीसरे तक अगर आसानी से निकल रहा है तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से बन रही है। उसके बाद ये यहां से यहां निकालना मुश्किल है, यहां से यहां नहीं जाएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिएगी। तो यानी ये यहां से यहां नहीं जाएगा तो ये बनेगी नहीं, ये स्टेबल नहीं होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहे हो, इसका मतलब है आपका वैलेंस शेल कौन सा होगा, थर्ड ए या 13th ग्रुप, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 13th ग्रुप में ही आसानी से पाए जाते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, 13th, बोलो 13th ग्रुप में ही 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। एक आपको जब आप थोड़ा सा समझदार हो जाओगे या आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाओगे तो आपको डाउट बनेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट भी तो हो सकता था ये। तो मैं आपको बता दूं डी ब्लॉक एलिमेंट यहां पर कभी आएगा ही नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक ही एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, +2 भी करता है +3 भी करता है। तो इसलिए इस तरह का जब हाइपोथेटिकल सवाल आएगा तो कभी डी ब्लॉक का नहीं आएगा। इसलिए कभी दिमाग में मत लाना कि थर्ड बी लिखूं या थर्ड ए, ये हमेशा पी ब्लॉक वाला ही होगा और पी ब्लॉक में थर्ड ए ही आएगा। क्लियर हो गया साहब। डी ब्लॉक आए तो नहीं करना है, डी ब्लॉक हो ही नहीं सकता ये कभी भी। क्लियर सबको, नोट कर लो इसको। चलो क्लियर। अगला सवाल,
2 वैरायटी करा दी मैंने, ठीक है। अब इधर देखो, आपसे कहा जा रहा है कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करो और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का भी कंपेयर करो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है आपको? कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। चलो करो, फटाफट करो जल्दी। हुआ, ट्राई हुआ? चलो इधर देखो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद मुझे लग रहा है ये 2p2 है, ये आपका 2p3 है, ये आपका 2p4 और ये आपका 2p5 है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्लियर? तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन होगा? कार्बन सबसे कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर हम बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है या नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा हो गया। और सबसे ज़्यादा किसका आएगा फिर? फ्लोरीन का। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेरिजन पूछ रहा था वो, तो अब जब ये कंपेरिजन पूछ रहा है सेकेंड में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का क्या हुआ? 2p1। इसका क्या हुआ लास्ट का? 2p3। इसका क्या हुआ लास्ट का? 2p4। और इसका क्या हुआ? 2p5। क्लियर? अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है एक और, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपको यहां से एक और निकालना है। सवाल हमेशा आएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, ऐसे कुछ नहीं लिखा आता है तो इसका मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं लिखा आया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही कंपेयर होती है। तो चलो स्टार्ट करो। अब सेकंड बनानी है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो फिर से कार्बन में आसानी से निकलेगा क्योंकि 2p1 है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन और इसमें से निकालना पड़ेगा। बोलो। तो फिर कंडीशन क्या आएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो किसकी ज्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन की। तो यहाँ क्या आना पड़ेगा? नाइट्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उधर जाने पर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो ये आपका आएगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन। इस तरह से सवाल आएगा बेटा, ध्यान रखना। देखो ये ऑर्डर हमारा कौन सा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, और वो कौन सा है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। कौन सा है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर? बोलो। यहां 2p4 आएगा, ये 2p2 हो जाएगा। हाँ, एक एक करके हटाया था ना मैंने, यहां से एक हटा,
यहाँ से भी नाइट्रोजन में 2p2 रह जाएगा, यहाँ 2p3 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? तो आपसे इस तरह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी पूछी जाए तो बता देना। क्लियर? बैठा दूं? करो सवाल करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। ट्राई करो फटाफट, चलो। चलिए इधर देखते हैं। आपसे एक बात याद रखना, फिर से सवाल पढ़ते समय सेकंड पूछ रहा है तो यहां पर सोडियम की बात करते हैं तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s1, यहां से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम की बात करें अगर अपन तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो मैग्नीशियम की ज्यादा होती, लेकिन सेकंड पूछ रहा है मतलब प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस करते ही इलेक्ट्रॉन हट गया, ये तो 2p6 हो गया और ये 2p1 हो गया, तो अब किसकी ज्यादा होगी बताओ? 2p6 की, यानी सोडियम की ज्यादा होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात कर लो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अब क्या हो जाएगा? ये 3s1 हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा? पूरा ही लिख दूं यार, तुम कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो मैग्नीशियम प्लस कितना हो जाएगा? 3s1, और एल्यूमिनियम प्लस कितना हो जाएगा? 3s2, 3p1 होता है तो 3s2, तो इसका ज्यादा आएगा नहीं आएगा? ये ज्यादा आ गया। इसी तरह से फास्फोरस प्लस हो जाएगा अगर सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर आपका 3p3 की जगह 3p2 आएगा, सल्फर में 3p3 हो जाएगा, तो 3p3 ज्यादा होगा, इसलिए आंसर है दिल्ली। सारे आंसर आएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस। क्लियर? तो इस तरह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो भी बता देंगे। हाँ या ना? पक्का? बता दूं? क्लियर है सबको? हाँ तो बोल दिया करो। चलिए, तो अगला सवाल आपसे फिर पूछे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन प्लस में कौन ज्यादा, जबकि यहां तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p3, यहां कितना हो गया? 2p2। चलो बताओ कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? अरे प्लस वाला ही ज्यादा होगा, दिमाग मत लगाना कुछ भी। पूछो क्यों? क्योंकि ये प्लस आ गया तो प्लस आते ही इलेक्ट्रॉन का कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम होते न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा।
अच्छा इसको अगर चेंज करके पूछे और O प्लस, यहाँ पे तो 2p4 था, यहाँ 2p3 हो गया, अब क्या करें? अब कौन ज़्यादा होगा बताओ? ये तो बेचारा पार्शियल फील्ड है, ये तो हाफ फील्ड हो गया, तो इस हिसाब से तो हाफ फील्ड ज़्यादा होना चाहिए। तो अब क्या करूँ? यही ज़्यादा होगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि प्लस आ रहा है वहाँ पे। क्या आ रहा है? प्लस। और अगर मैं यहाँ पर एक और लगा देता +2 और फिर आपका 2p2 हो जाता, ये इसमें से निकालो, तब भी ये ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही एटम से निकाल रहे हो तो फिर सक्सेसिव होती है ये, और सक्सेसिव होगी तो यही ज़्यादा होगी। समझ गए? सक्सेसिव मेरे हिसाब से समझ में आने लगी होगी अब तो। क्लियर? एक सवाल और देखते हैं। क्लियर? यहां पर उसने दे दिया एनर्जी 8, 10, 12, 14 और 150। अब आपसे बोला कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कौन सी है, बताओ जल्दी। ग्रुप नंबर बताओ इसका, और तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। चलो तो आप देखो ऐसे समझा करो, ये कहलाते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस भी कम है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस भी कम है, लेकिन इसके और इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा इस वाले में से, तभी तो ये ज़्यादा आ रहा है। यानी कि यहाँ तक निकालना आसान हो रहा है। देखो आप, जहाँ तक आपका आयनाइजेशन एनर्जी कम है तब तक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है वहीं तक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पहला वाला निकला, दूसरा भी निकला, तीसरा भी निकला, चौथा भी निकला, तो यहां तक निकालना आसान है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 4, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी होगी 4, और चूंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर हो गया 4th A या 14th। मैंने आपको बोला था कि कभी भी डी ब्लॉक नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? तो एक स्टेटमेंट अगर आ जाए तो देखना जरा क्या बोलना है, कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। देखो +1 और +2 में कौन सी ज्यादा स्टेबल है? +2। बट अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, देखो साला बहुत ज्यादा हो गया वे, बहुत ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो +4 और +5 में कौन सी ज्यादा स्टेबल हुई? +4। और अगर ओवरऑल की बात करें तो +4 ही है। ठीक है, इसकी एक थ्योरी आती है, मैं बता रहा हूं अभी,
मिटा रहा हूं इसको, है ना। ये सब मैंने हाइपोथेटिकल सवाल बनाए जो ऐसे कैसे आएंगे एग्जाम में। स्टेटमेंट अब जो आएगा थ्योरी का वो देखना। थ्योरी वाला स्टेटमेंट क्या है जरा सुनना। क्लियर। अब इधर देखो, यहां पर अगर हम बात करते हैं आगे की तो ध्यान से सुनना कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बोला, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उससे कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उससे ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहा है वो, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें बोल रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोबारा से बोल रहा हूं आराम से। थ्योरी होती है कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस, अगर दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस, दोबारा बोलो, अगर दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम आ जाता है, डिफरेंस कम तो ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वाली, डिफरेंस कम तो हायर वाली, डिफरेंस हायर, हायर हो गया 16 या उससे ज्यादा तो लोअर वाली। क्लियर। और बिटवीन अगर 11 और 16 आ गया तो 11 से 16 आ गया बिटवीन तो, जल्दी बोलो, 11 से 16 आ गया तो दोनों लोअर एंड हायर बोथ। बट ऐसा डी ब्लॉक में होता है, तो ये स्टेटमेंट डी ब्लॉक के लिए इसलिए आपसे पूछेगा भी नहीं। जनरली ये सिर्फ एस और पी ब्लॉक के लिए स्टेटमेंट है सारा आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। डी ब्लॉक की कुछ अलग कहानी होती है। क्लियर। तो इसलिए आप कभी कंफ्यूज और मिक्स नहीं करेंगे इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करना थ्योरेटिकली। क्लियर सबको। अब आपके एक सवाल आता है एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो एप्लीकेशन में पहला आता है, आप आयनाइजेशन एनर्जी से मेटेलिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो क्या होगा, वो मेटल होगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो मेटल है, और आसानी से रिलीज कर रहा है तो ज्यादा मेटल है। यानी कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है तो फिर मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। आया ना। क्लियर। अब देखो इधर मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, बोलो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। यानी कि अगर मैं ग्रुप में नीचे आऊंगा तो आपको बोलना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन अगर इधर से इधर जाता हूं लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो इसलिए नॉन मेटल्स
कैरेक्टर उधर जाएगा। इसी वजह से पी ब्लॉक जो है उसमें सारी नॉन मेटल्स रखी गई हैं, सारी मतलब बहुत सारी, कुछ मेटेलिक भी है, ठीक है, पर मेटेलिक कैरेक्टर उधर। और यहाँ एस ब्लॉक जो होता है वो मेटेलिक ही होते हैं सारे। क्लियर? अगर आपसे बोला जाए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी हीलियम की। पूछो क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और हीलियम सबसे ऊपर है। डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, तो हीलियम की हाईएस्ट हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आपसे बोले कि लोएस्ट, तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सोचो, सीजियम की। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सीजियम की। ये देखो सीजियम, क्यों? क्योंकि यहां से आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, फ्रांशियम की ज्यादा हो जाती थी, याद करो सीजियम से। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। अगला आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, देखो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। दोबारा से बोलो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला है तो उस पर प्लस आसानी से आएगा, और अगर उस पर प्लस आसानी से आएगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, सीजियम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। सीजियम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ये आप थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अगर नहीं पता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर हल्का सा बता देता हूं कि किसी मेटल की सरफेस पर जब एनर्जी डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। फोटो यानी फोटोन के आने से होने वाला इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने देखा सोलर सिस्टम, ये सौर, आजकल सोलर सिस्टम लगते हैं जो सनलाइट पड़ती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, आ रहे ना आजकल सोलर प्लांट, ये वही है। तो अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज होगा। सीजियम सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। तो जितने भी सोलर सेल होते हैं इन सब में कौन यूज करते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन यूज करेंगे, सीजियम, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। अगला आता है रिड्यूसिंग पावर। इसका मतलब समझना आप, अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दोबारा बोलो, अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वहां पर आपका क्या आता है, प्लस चार्ज। अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर आता है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आया मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और रिलीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर घटे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, लेकिन रिड्यूसिंग पावर सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता,
ये हाइड्रेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करता है और अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंसीडरिंग अदर फैक्टर, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मैं इसको आगे एक और बार बताऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट सिंपल अगर आता है कि आयनिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग पावर घटेगी, हाँ सही है, ठीक है। लेकिन अकेला रिड्यूसिंग पावर अकेला सिर्फ आयनिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, और भी फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होती हैं उनका आयनिक एनर्जी क्या होता है, कम, इसलिए मेटल अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट आएगा, उस पर भी डिपेंड करता है, जिससे कि ऑर्डर डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये अभी आगे आएगा जब अपन बहुत आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे उसके बाद। ये आपका आयनाइज एनर्जी समाप्त, ठीक। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, 15 मिनट पहले, क्योंकि अब नया टॉपिक चालू करने का कोई मतलब नहीं, कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद करें इसको, इंपॉर्टेंट है, IIT में आता है इसमें से सवाल।